अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मार्स की सैर करते करते हमने अभी तक 4 सैंपल हासिल कर लिए थे। मैं बात कर रहा हूं सितंबर 2021 की। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि किस तरीके से इन सैंपल्स को इकट्ठा किया गया और हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। साइंसदानों को हर आने वाले दिन में ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो शायद कभी उन्होंने सोची भी ना हो। मैं आज आपको उस कुर्सी पे बिठा रहा हूं जो कि उस साइंसदान की है जिसने ये रोवर डिज़ाइन किया। और अब आपने सोचना है कि जो मुश्किल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि इस रोवर को मार्स पर पेश आई, आपके पास उसका क्या हल है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब हमने 4 सैंपल इकट्ठे कर लिए थे सितंबर 2021 में, तो उस वक्त सोलर कंजक्शन आ चुका था। यानी सोलर कंजक्शन का मतलब यह है कि सूरज, मरीख और ज़मीन एक ही लाइन में मौजूद है। अगर तो मरीख और ज़मीन सूरज की एक तरफ मौजूद हैं, तो फिर आपस में कम्युनिकेशन करने का, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने का मसला नहीं पेश आता। लेकिन जब ऐसा कंजक्चर आ जाए जिसमें मरीख एक तरफ हो और ज़मीन बिल्कुल सूरज की दूसरी तरफ हो, तो अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस तरीके से सिग्नल, रेडियो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, भेज सकें, क्योंकि सूरज रेडियो सिग्नल्स को पास होने नहीं देता। तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कब मार्स और ज़मीन सूरज के साए से बाहर आएँ, इस अलाइनमेंट से बाहर आएँ, ताकि हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। मैं आपको ये बता दूं कि आपको लगेगा तो ऐसा कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सितंबर में 4 सैंपल लेकर हम नवंबर तक इंतज़ार करते रहे कि ये कंजक्चर ख़त्म हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो तकरीबन 2 महीने लगे। और इन 2 महीनों में एनर्जी को बचाने के लिए इस रोवर को बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ इसके जो ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है, उसे क्योंकि इंसान की एड नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया गया। अब नासा ने सोचा कि वो एक और रेत के सहरा की तरफ जाएगी जिसे डून कहा जाता है, और वहाँ से जाकर सैंपल लेगी जिसे साइटा कहते हैं। मार्स पर साइटा के सहरा में जाकर रॉक से सैंपल लिए जाएंगे और फिर उसे एनालाइज किया जाएगा कि ताकि हमें पता लगे कि जो रॉक्स हैं उनकी डिफरेंट लेयर्स कब कब बनी हैं और वो कितनी पुरानी हैं। लेकिन जब हम साइटा की तरफ जाएं और विजिबल जो हमें रॉक्स नज़र आ रही हैं उनकी तरफ हम देखें, तो हमें ये पता चलता है कि इन रॉक्स में, क्योंकि अगर रॉक को ऊपर से देख रहे हैं और आपको उसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, तो आपको नज़र आता है कि इस रॉक में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ पर ज़िंदगी ढूंढने के आसार भी ज़्यादा होंगे। लेकिन ख़तरा ये होता है कि जब आप रेत में से रोवर को गुजारते हैं तो उसके फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको रिस्क, बड़ा मुश्किल होता है कि आपने रिस्क लेना है। जब ये कंजक्चर हुआ तो उस वक्त जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर था उसे बार बार उड़ाया गया और उसके बाद भी उसको बार बार उड़ाया गया और उससे डेटा हासिल किया गया, क्योंकि उस जगह पर जहां पर अब इस रोवर ने जाना था और एक ख़तरनाक सैंपल लेना था, वहां पर किस किस्म के हालात हैं, कितनी स्लोप है, कितनी रेत है, बहुत ज़्यादा डेटा हासिल किया गया। फिर उसमें मल्टीपल पाथ्स बनाए गए और उन पाथ में से फिर नासा ने एक पाथ सेलेक्ट किया है जिस पर इस रोवर ने जाना था और जाकर डेटा के ज़रिए, डेटा की मदद से वहाँ पर उसने सैंपल लेने थे। अब इस रोवर को वहाँ से निकाला गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी एलिवेशन थी, उससे घुमा फिरा कर इसको ले जाया गया और जो सैंपल लेनी रॉक थी उसका नाम है ब्रैग रॉक। तो अब ब्रैग रॉक की तरफ गए और वहाँ पर जाकर दोबारा उस रॉक से सैंपल लिए गए। और जो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ उनमें से ज़्यादातर तस्वीरें जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये मार्स की तस्वीरें हैं। बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये जेन्युइन मार्स की तस्वीरें हैं। तो अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जेन्युइन मार्स की तस्वीर है, पर्सी रोवर ने इससे ली है। इस रॉक से 2 सैंपल लिए गए और एक हवा का सैंपल भी लिया गया। मैंने आपको बताया था कि हवा का सैंपल इसलिए लेते हैं कि अगर कोई माइक्रोब ज़मीन से आ गए हैं तो हम उन्हें डिटेक्ट कर सकें, और उसके अलावा हम हवा की कंपोजिशन भी देखना चाहते हैं। इन रॉक्स को देख के पता चलता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है, बल्कि ये तो इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कि मैग्मा से, यानी आतिशफ़शां के फटने से, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती हैं। और इन रॉक्स में एक ख़ास किस्म का मिनरल हमें नज़र आया, क्रिस्टल नज़र आया, जिसे ओलिविन कहा जाता है।
اس کرسٹل کو بھانپ کر سائنسدان بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ سیڈیمنٹری راکس تو مٹی کی لیئر سے بنتی ہے، لیکن ایگنیس راک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کبھی والکینک ایکٹیویٹی زور و شور سے چل رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ والکینک ایکٹیویٹی ختم ہوئی اور وہ راکس بن گئی۔ تو ہمیں اب یہ پتہ چل گیا کہ اولیوین سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اب آرگینک مٹیریل کے قریب قریب ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پر جزیرو کریٹر میں کسی زمانے میں بہت والکینک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر پانی کے ٹریسز بھی ملتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والکینک ایکٹیویٹی کے بعد یہاں پر پانی بھی پہنچا تھا، اور اس پانی کی وجہ سے والکینک ایکٹیویٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ راکس میں چیزیں بدلتی گئیں۔ تو ہمیں یہ دو انفارمیشن اپنے روور سے پتہ چلی۔ اب جب سیمپلز لیے جا رہے تھے تو سیمپل کو آرم کے ذریعے، یہ چیسز ہے یعنی یہ اس کا پیٹ ہے، اس میں سوراخ ہے پرسی، اور یہ آرم ہے، آرم کے ذریعے جب لے کے آئے سیمپل کو، اب یہ سیمپل ہے، جب سیمپل کو لے کے آئے تو آرم اور چیسز کی جو اوپننگ تھی وہ آپس میں فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے، یعنی ڈاک نہیں ہو رہا تھا، لاک نہیں ہو رہا تھا۔ سائنسدان بہت زیادہ حیران ہوئے کہ آخر کیا مسئلہ ہوا کہ یہ سیمپل اندر کی طرف نہیں جا رہا، کیونکہ اگر وہ اندر نہیں جائے گا تو اسے پریزرو نہیں کیا جا سکے گا۔ 29 نومبر 2021 کی بات ہے۔ خیر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی، بہت سی تصویریں کھینچی گئیں، نیچے دیکھا گیا کہ کوئی بیلنسنگ کا ایشو ہے، سب انسٹرومنٹس کو دیکھا گیا کہ کسی کی ہیلتھ کا کوئی ایشو تو نہیں، کسی کا کوئی الارم تو نہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ بلاکیج ہو رہی ہے۔ ہر قسم کی تصویر دیکھ کر سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ مسئلہ ہے تو چھوٹا لیکن بہت گمبھیر ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈرلنگ ہو رہی تھی تو 4 کنکر اڑ کر ڈرلنگ کے دوران آ کر چیسز کے منہ پر بیٹھ گئے۔ میں آپ کو یہاں پہ تصویر بھی دکھا رہا ہوں۔ اب ان چیسز کے منہ پر بیٹھے ہوئے کنکروں کی وجہ سے ایک بلاکیج آ گئی، اور جب آرم اس طرف آتا ہے تو وہ جا کر پراپر طریقے سے لاک نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں ہر صورت ان کنکروں کو، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو، راکس کو یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ اب ان راکس کو یہاں سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ آپ ناسا کے سائنسدان ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان راکس کو کیسے ہٹانے کی آپ کوشش کریں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے تھوڑا سا سوچیں، اور پھر ویڈیو کو دوبارہ آن کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا گیا۔ جی ہاں، کیا کیا گیا؟ پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ اس روور کو بہت زیادہ وگل کرایا گیا، اس کو ہلایا گیا، اس کے آرم کو ہلایا گیا، اس کے پہیوں کو موو کروایا گیا، 180 موو کروایا گیا، اسے ایک قسم کا رقص کرایا گیا تاکہ وہ ذرا ہلے جلے اور اس سے پتھر نیچے کی طرف گر جائیں۔ کیا کامیابی ہوئی؟ جی ہاں، سائنسدانوں کو کامیابی ہوئی، 2 پتھر نیچے گر گئے۔ ابھی بھی 2 پتھر موجود تھے جو کہ اس کے منہ کے دہانے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے سیمپل اندر نہیں جا پا رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب آپ بتائیں کہ آپ کا دوسرا گیس کیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ ریسرچ کی گئی اور اس پر دیکھا گیا کہ ہمیں اس کو کسی طریقے سے سلوپ پر تیز بھگانا پڑے گا۔ اب یاد رکھیں مارس پر یہ پرابلم ہے، یہ وہ پرسی وہ روور ہے جو تیز تو چلتا ہے نسبتاً باقی روور سے، لیکن یہ بھاگنے کے لیے یا دوڑانے کے لیے یا اس کو سلوپ سے تیز سے نیچے لے جانے کے لیے نہیں ڈیزائن کیا گیا۔ اور ایسا ایک بھی مسئلہ، ہم نے اتنی ڈرلنگ زمین پر کی ہے، ایک مرتبہ بھی ایسا مسئلہ یہاں پر نہیں آیا۔ لیکن مارس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی چٹانوں کی ساخت بھی ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر یہ مسئلہ آ گیا۔ اگلی مرتبہ اگلے روورز میں اس قسم کے مسئلوں کو ہینڈل کیا جائے گا، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ تو ایلیویشن کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ اگر ایلیویشن زیادہ ہوئی اور یہ چلتے چلتے الٹ گیا تو پھر مسئلہ، پھر تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ایلیویشن کم ہوگی، سلوپ کم ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیبلز، وہ راک کے پتھر نیچے نہ گر سکیں۔ خیر ایک ایلیویشن کو سائنسدانوں نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو تیزی سے اس کے اوپر سے گزارا گیا، اور خوش قسمتی یہ کہ وہ دونوں پتھر بھی نیچے گر گئے اور سیمپل دوبارہ محفوظ ہو گئے۔ لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ پرسی روور نے بہت سے نئے ریکارڈ بھی بنائے۔ پہلا ریکارڈ یہ کہ یہ فاسٹسٹ روور ہے جس نے 319 میٹر ایک دن میں طے کیے۔ اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ تھا اپرچونٹی کے پاس، جو اس نے 2005 میں بنایا، اور وہ آدھا ڈسٹنس تھا اس سے۔ تو اس نے اتنا زیادہ ڈسٹنس ٹریول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور ریکارڈ بھی بنایا، اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ 3 دنوں تک یہ آٹونومس، خود بخود کام کرتا رہا، چلتا رہا۔
किसी किस्म की इनपुट इसको ज़मीन से वहाँ तक नहीं पहुँची, इंसानों ने बिल्कुल मदाखलत नहीं की और इसने ऑटोनोमसली खुद सारे डिसीजंस किए और इसने अपने आप को खुद मनूवर किया। मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था पिछली वीडियोस में कि इसके ऊपर एक लेज़र है जिसके ज़रिए हम रॉक्स की केमिकल कंपोजिशन को देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस लेज़र के साथ एक सुपर कैम भी मौजूद है, यानी एक कैमरा भी मौजूद है और उसके साथ साथ हमारे पास बहुत से एनालाइजर्स भी हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स भी हैं जिसके ज़रिए हम स्पेक्ट्रम भी देख रहे हैं। तो जब हम एक रॉक को हमने उसका सैंपल लेना होता है या उसको टेस्ट करना होता है, तो एक तरीका तो ये कि ड्रिल करके उसका सैंपल लेकर हम अपने अंदर, यानी ये रोवर अपने अंदर रख लेता है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि उस पर लेज़र बरसाई जाती है एक ख़ास जगह पर और वहाँ पर टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म, रॉक मेल्ट हो जाती है, वेपराइज हो जाती है। तो रॉक एक किस्म की पहले प्लाज्मा में बदलती है और वेपराइज होती है, लेकिन किस कलर में वो वेपराइज होती है या प्लाज्मा में बदलती है, उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जब एक रॉक मेल्ट होती है और जो कलर हमें नज़र आता है रोशनी का, उसमें हमें उसके एलिमेंट्स के सिग्नेचर नज़र आते हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कार्बोनेट्स मौजूद हैं, इसमें मैग्नीशियम मौजूद है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक रॉक पर जब ये लेज़र बरसाई जाती है तो ये लेज़र बाज़ औक़ात 150 मरतबा भी बार बार बरसाई जाती है और ये 1 mm का होल भी, रफली 1 mm का होल बना देती है। और फिर उससे हमें पता चलता है, हम एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है कि इस रॉक के एलिमेंट्स क्या हैं। 30 मई 2022 एक और मसला हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम जज़ीरो क्रेटर के डेल्टा के एंड पर पहुंचे हुए थे, हम का मतलब ह्यूमैनिटी। बहुत सवाल होता है मुझसे, तो ह्यूमैनिटी वहां पर पहुंची हुई थी कि हेलीकॉप्टर, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर बंद हो गया, कोई भी सिग्नल उसकी तरफ से नहीं आ रहा था। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 1 महीने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने बहुत टाइम गुजार लिया और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर खामोश हो गया। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, साइंसदान एक दिन तक देखते रहे कि आखिर क्या मसला हुआ, लेकिन कुछ अरसे के बाद अचानक इसकी तरफ से सिग्नल आना शुरू हो गया। जल्दी जल्दी इसको देखा गया, फिर इसको ऑपरेट किया गया, तो ये ऑपरेट होना भी शुरू हुआ और हमें पता चला कि इस दौरान एक बहुत बड़ा डस्ट स्टॉर्म वहाँ पर आया था मार्स पर, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो सोलर पैनल्स हैं जो कि एनर्जी लेते हैं सूरज से, और सूरज क्योंकि मार्स से बहुत दूर है, याद रखिएगा वहाँ पे एनर्जी यानी सनलाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है, तो क्रिटिकल हो जाती है सोलर एनर्जी। उस पर डस्ट आ गई। जब डस्ट आ गई तो उसके पास एनर्जी नहीं थी, और जब उसके पास एनर्जी नहीं थी तो वो अपने सेफ मोड में चला गया, पावर सेफ मोड में चला गया, उसने अपने आप को डाउन किया और एक किस्म का डेड हो गया। अब जब हवा चली और वो साफ हुआ उसके पर, तो एनर्जी उसके पास आई और वो फिर लाइव हो गया और उसकी कम्युनिकेशन बहाल हो गई और उसके साथ साथ उसने अपनी फ़्लाइट लेना भी शुरू कर दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि आहिस्ता आहिस्ता इंजेनिटी डिग्रेड हो रहा है, उसकी लाइफ कम हो रही है और उसकी वजह से अब हम अमूमन उसके हीटर्स को ऑफ रखते हैं, क्योंकि मार्स पर बहुत ज़्यादा ठंड है, उसमें हीटर्स मौजूद है जो कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स को टेम्परेचर देते हैं और उन्हें गर्म रखते हैं। अब उन हीटर्स को पहले ऑन कर दिया जाता था -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन जूं जूं उसकी उम्र कम हो रही है तो हमने सेट पॉइंट्स चेंज कर दिए हैं। अब उसके हीटर को ऑन किया जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि वो हीटर जब ऑन हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद वो अपना काम कर सके। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे चंद दिन पहले ही इंजेनिटी ने अपनी 50वीं फ्लाइट ली है। 50वीं फ्लाइट उसने मई 2023 में ली है और उसने अपनी 50 फ्लाइट्स पूरी कर दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि एक तो परसेवरेंस रोवर ने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, लेकिन साथ साथ सबसे मज़े की बात यह कि वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स का हल साइंसदानों ने कैसे लगाया है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।